नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन जैसा अनुमान पहले से लग रहा था कि मकर संक्रांति के आते ही बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, वो अनुमान अब सही साबित होते नजर आ रहा है। बिहार में एनडीए में दरार साफ तौर पर दिखाई देने लगी है और नीतीश कुमार के लिए बीजेपी और बीजेपी के नए साथी परेशानी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोजपा नेता पशुपति पारस अब एनडीए से अलग हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके घर पर लालू प्रसाद यादव जिस तरह दही चूड़ा भोज के लिए पहुंचे, वो राजनीति में पक चुकी नई खिचड़ी की तरफ इशारा कर रहा है। कल यानी 18 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें लालू यादव कौन सा नया ऐलान करते हैं इसका सबको इंतजार है। और इधर कल ही राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। राहुल संविधान सम्मान सम्मेलन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या इस दौरे में उनकी राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया के अन्य सहयोगियों से मुलाकात होगी? क्या बिहार में महागठबंधन चुनावी रणनीति बनाने की शुरुआत कल से ही कर देगा? यह भी देखना होगा। और इस बीच एनडीए किस तरह खुद को जोड़कर रखेगा, यह देखना भी दिलचस्प है, क्योंकि चुनाव होने में तो अभी कम से कम 6-8 महीने का वक्त है, लेकिन सीट शेयरिंग की रस्साकशी एनडीए में अभी से ही शुरू हो गई है। वहीं नीतीश कुमार को भी अब अपनी कुर्सी बचाने की मशक्कत करनी पड़ रही है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार इस समय प्रगति यात्रा पर निकले हैं, जिसमें वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर जनता के बीच अपने नंबर बढ़वाने में लगे हैं, लेकिन पीछे से बीजेपी नीतीश कुमार की कुर्सी ही खींचने में लगी हुई है। इसके संकेत चिराग पासवान के ताजा तरीन बयान से मिलते हैं, जिसमें वो बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की बात स्वीकार कर रहे हैं और साथ ही सवाल उठा रहे हैं कि एक ही सेंटर की परीक्षा दोबारा क्यों हुई। ये परीक्षा के साथ और छात्रों के साथ अन्याय है। आइए जरा सुन लेते हैं यहाँ चिराग पासवान को क्या कुछ कहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी सारी बातें कही थी, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर चिराग पासवान ने, लेकिन वो जिस प्रकार प्रशांत किशोर के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं, उससे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी आज की तारीख में भले कुछ भी कह लें, लेकिन वो नीतीश बाबू के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ यहां चिराग पासवान भी नीतीश बाबू के परेशानी का सबब इसलिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नीतीश बाबू को घर पे चूड़ा दही खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वहां वो नहीं मिलते। उसके बाद आप देखिए कि अब बीपीएससी के एग्जाम को लेकर के भी वो जो बातें कह रहे हैं, उस पर भी यहां कहीं ना कहीं निशाना जो है वो नीतीश कुमार पर है। सुन लीजिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ माफी चाहूंगा चिराग पासवान का तरीका होता है। बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्यों किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे, उस मुद्दे से जरूर मैं भी सहमति रखता हूं। बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा री एग्जामिनेशन कराया गया और वो भी कुछ छात्रों का है, ये गलत है। दो एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्जामिनेशन करा दिया जाए और बाकियों को पुराने एग्जाम के आधार पर ही उनकी मार्किंग की जाए, ये गलत है। ऐसे में गठबंधन के भीतर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष कई बार इस विषय को रखा है। मैं ये मानता हूं कि किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग की सरकार जरूर प्रयास करेगी। आप मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में सर? जरूर हुई है धांधली। अगर नहीं हुई होती तो री एग्जामिनेशन क्यों होता? और जिस सेंटर का री एग्जामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफरकेट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है, वो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेट मिला। कई जगह तो जितने छात्र थे उतनी क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे, उतनी शीट्स भी वहां पे अवेलेबल नहीं थी, उसको बाद में प्रिंट करके मंगवाया गया। ये बात क्लियरली गाइडलाइंस में मेंशन है कि अगर कोई पेपर लीक होता है सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अगर पहले आ जाता है जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है, तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो कि हुआ है, जब तक एग्जाम चल रहा था उससे पहले ही एक्स अकाउंट के ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले एक उच्च स्तरीय जांच इसकी करवाई जानी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करते हुए पुनः जितने भी बच्चे हैं उन सबको दोबारा एग्जाम करवाना चाहिए।
तो सुन रहे थे आप यहां पर चिराग पासवान को सीधा सीधा जो कह रहे हैं वो सरकार के ऊपर यानी नीतीश सरकार के ऊपर सीधा हमला है। और नीतीश सरकार के साथ ही तो ये हैं, यानी एनडीए में तो हैं ये चिराग पासवान। तो क्या माना जाए, चिराग पासवान उन प्रशांत किशोर के समर्थन में खड़े हुए दिख रहे हैं जो नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे थे। यानी बीजेपी की बी टीम प्रशांत किशोर ही नहीं है बल्कि चिराग पासवान भी बन चुके हैं, ये अब दिख रहा है। और दूसरी तरफ जब हम प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मानसिक इलाज की जरूरत है। आखिर क्यों कह रहे हैं यहां प्रशांत किशोर, जरा उनकी जुबानी सुन लीजिए। प्रशांत किशोर बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज प्रशांत किशोर गंगा में डुबकी लगाकर अपना अनशन तोड़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर सीधा हमला बोलते हैं नीतीश कुमार पे। सुन लीजिए जरा। पहली जो मैं मांग रखना चाहता हूं कि बिहार के मुखिया, चुने हुए मुखिया या व्यवस्था से अपने आप को चुनकर मुखिया बनाने वाले नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की जांच हो और नीतीश कुमार, और इसको सीरियसली लीजिए। मैं ये मांग करता हूं कि बिहार के 13 करोड़ लोगों का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक मेंटल हेल्थ पर सरकार आधिकारिक तौर पर एक विज्ञप्ति, एक रिपोर्ट जारी करे कि क्या मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं बिहार को चलाने के लिए और बिहार के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। क्योंकि ये बहुत 2 साल से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश बाबू स्वस्थ नहीं हैं। पिछले 14 दिन के अनशन में कई माध्यमों से जो मुझे समझ में आई बात कि शायद मानसिक तौर पर नीतीश बाबू की स्थिति ये नहीं है कि कोई भी निर्णय वो स्वयं से ले पाए। तो मैं आपके माध्यम से इस आश्रम से पहली मांग रखता हूं कि यहां पर। तो साफ साफ आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं यहाँ प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का साथ देते हुए अगर यहां चिराग पासवान नजर आए किसी भी मसले पे, तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों मिलकर नीतीश के खिलाफ बात कर रहे हैं। और नीतीश के खिलाफ बात कर रहे हैं तो एनडीए के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्या ऐसा माना जाए? इधर एनडीए में अब सीट शेयरिंग के सवाल पर भी बात उठने लगी है और जीतन राम मांझी ने दावा ठोक दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता हैं जीतन राम मांझी और केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने दावा ठोक दिया है कि उनका हक तो 40 सीटों का बनता है, लेकिन वो ले देकर 20 सीट पर मान जाएंगे। और अपनी बात मनवाने के लिए मांझी गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी भी कर रहे हैं। जरा सुन लीजिए। नेताओं की भी मांग हो गई है कि 40 सीट मिलनी चाहिए बिहार विधानसभा चुनाव में। देखिए, मांग है, निश्चित है, हम भी करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। हमने भी कहा है कि 40 से या 20 से लेकर 40 तक हम लोग को है, सब तैयारी है। एनडीए में बैठ करके हम लोग तय करेंगे। अभी कार्यकर्ताओं का मांग उठना है तो कोई गलत नहीं है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया मानसिक रूप से बीमार और मेडिकल बुलेटिन जारी करने। मैं समझता हूं कि अपने प्रशांत किशोर। तो इधर चिराग पासवान ने जिस तरह सिवान में रईस खान और अयूब खान, जिन्हें खान ब्रदर्स के रूप में जाना जाता है, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवाया है, ये भी नीतीश कुमार के खिलाफ उठाया गया कदम देखा जा रहा है। लेकिन क्योंकि नीतीश ने उन्हें अपनी पार्टी में एंट्री नहीं दी थी, आप याद कीजिए, और इन भाइयों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन अब ये एनडीए का हिस्सा रहेंगे तो बीजेपी इस पर क्या कहती है ये भी देखना होगा। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। यानी नीतीश के लिए बीजेपी के साथ साथ अब चिराग पासवान को भी साधने की मुश्किल होगी और मुश्किल उधर होगी जीतन राम मांझी को भी साधने की। हालांकि पशुपति पारस अब आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो फिर चिराग और बीजेपी दोनों की रणनीति फेल हो सकती है, क्योंकि अब बिहार में पासवान वोट बंटने का खतरा होगा। तो कुल मिलाकर इस समय बिहार की राजनीति में उथल पुथल होनी शुरू हो गई है और कल की घटनाएं कैसा मोड़ लेती हैं, इनसे आगे की तस्वीर साफ होगी। फिलहाल तो नीतीश को बीजेपी फंसाती दिख रही है और नीतीश को फंसाने के चक्कर में बीजेपी खुद भी फंसती हुई दिख रही है। कल की बैठक के बारे में तेजस्वी यादव ने
अपनी बात मीडिया के सामने रखी है, क्योंकि कल आरजेडी की बैठक है और आरजेडी की बैठक, यहां जब हम नीतीश और बाकियों की बात कर रहे हैं तो कल पर अगर आते हैं तो कल दो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली बात कि राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, वहां उनकी मुलाकात हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव से भी हो, तेजस्वी यादव से भी हो, देखते हैं कल क्या कुछ होता है। लेकिन इन सबके बीच तेजस्वी यादव, जिनकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लालू प्रसाद यादव ने कल ही बुलाई है, यानी 18 तारीख को, वो क्या कह रहे हैं इस बैठक के बारे में सुन लीजिए। कल एग्जीक्यूटिव नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक है और ये तो रूटीन में चलता रहता है और इसमें जो है तय होंगी चीज़ें, है ना। खुला अधिवेशन का होगा, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी, पॉलिटिकल हो। तो सुन लिया आपने, यहाँ पर अधिवेशन में बहुत सारी चर्चाएं होंगी, पॉलिटिकल चर्चा भी होगी। अगर पार्टी पॉलिटिकल है तो चर्चा तो पॉलिटिकल होगी ही। लेकिन दूसरी तरफ चलते हैं, थोड़ा सा बिहार से बाहर निकलते हैं, आते हैं जरा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर। मोहन भागवत के एक बयान को आपने सुना था, जिस पर राहुल गांधी ने काफी विरोध जताया था और यहां तक कहा था कि अगर मोहन भागवत किसी और देश में होते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया होता और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलता। यानी उन्होंने जो बात कही थी वो देशद्रोह के मुकदमे के लायक बात थी। बात उन्होंने ये कही थी कि भारत असल में 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब स्वतंत्र हुआ, तब आजाद हुआ। उससे पहले जो आजादी मिली वो आजादी वैसी नहीं थी जो मिलनी चाहिए थी। यानी 1947 की आजादी को मोहन भागवत ने भी खारिज कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ अब दूसरा बयान इनका काफी चर्चा में है और उसकी काफी भर्त्सना हो रही है, आलोचना हो रही है। मोहन भागवत ने प्रणब मुखर्जी से चर्चा का हवाला देकर, जो प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनसे एक चर्चा का हवाला देकर जिस तरह बयान दिया है कि दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मुझसे कहा था कि अगर संघ द्वारा धर्मांतरण पर काम नहीं किया गया तो आदिवासियों का एक वर्ग राष्ट्र विरोधी हो गया होता। इस पर अब ईसाई समुदाय भागवत के बयान के साथ खड़ा हो गया है। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत की इस कथित टिप्पणी की आलोचना की है। भागवत ने सोमवार को एक कार्यक्रम में दावा किया था कि मुखर्जी ने, जी हाँ, मोहन भागवत ने क्या कहा था पहले उसको दिखा देते हैं, आपके सामने रखते हैं हम। मोहन भागवत के बयान को ले आइए। और कह रहे हैं कि मुखर्जी ने राष्ट्रपति रहते हुए घर वापसी की सराहना की थी और कहा था कि अगर संघ ने धर्मांतरण पर काम नहीं किया होता तो आदिवासियों का एक वर्ग राष्ट्र विरोधी हो गया होता। ये बात मोहन भागवत कह रहे हैं, RSS प्रमुख। और देखिए, तब कह रहे हैं जब इस बात का खंडन हो या स्वीकारोक्ति हो, यानी स्वीकार किया जाए। स्वीकार करने वाला या खंडन करने वाला इस दुनिया में नहीं है। तब आप कुछ भी कह लीजिए, जो मर्जी आए सो कह लीजिए। वही तो कर रहे हैं मोहन भागवत और वही यहां दिख रहा है। लेकिन इन खबरों का CBCI ने विरोध किया है बहुत ही, और कहा है, चौंकाने वाला बताया है। संस्था ने सवाल उठाया कि मुखर्जी के जीवित रहते भागवत ने इस बारे में कुछ क्यों नहीं बोला। CBCI ने यह भी कहा है कि हम 2.3% ईसाई भारतीय नागरिक इस तरह के छलपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण प्रचार से बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ 2.3% ईसाई हैं इस देश में और ये भारतीय नागरिक होने के नाते भी इस तरह के छलपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण प्रचार से बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि घर वापसी शब्द का इस्तेमाल RSS और उससे जुड़े संगठन जो है वो मुसलमानों और ईसाइयों के हिंदू धर्म में लौटने के लिए करते हैं। यानी धर्म परिवर्तन करवाते हैं और कहते हैं वो घर वापसी है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी एरिया में ये काम बहुत किया गया था। आज से 20 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और खासकर तब जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसके बाद फिर उधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जब BJP की सरकारें आई दोनों जगह पे, तब भी इस पर खूब काम किया गया। लोगों को, आदिवासियों को वापस लाना, उनके पैर धोना और पैर धोकर जो भी मंत्रोच्चारण करना और घर वापसी का नारा देना कि अब ये लोग धर्म परिवर्तन हो गया, अब आ गए, ये मुसलमान हो या ईसाई हो, उनको हमने हिंदू बना दिया। ये करते रहे, हिंदू धर्म में लौटने की बात करते रहे। तो एक तरफ RSS और दूसरी तरफ NDA, इन दोनों से उपजे विवादों में किस तरह फंस रही है BJP, ये आज समझना बहुत जरूरी है। और इन सब के बीच बिहार का मैदान, सियासी मैदान कैसे तैयार है और कैसे आर पार के मूड में है इंडिया, ये सब कुछ समझेंगे।